नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज रूबरू कार्यक्रम में हमारे साथ है डीएवी कॉलेज की प्रिंसिपल गरिमा जैन जी। आइए आपको मिलाते हैं। जी गरिमा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। गरिमा जी, आप यहाँ पे मुजफ्फरनगर में काफ़ी सालों से शिक्षण का कार्य कर रही हैं। क्या आपके पास क्या आपके चैलेंजेस थे यहाँ पे इसमें मुजफ्फरनगर में? ये तो सौभाग्य की बात है कि डीएवी जैसे कॉलेज से शुरुआत करने को मिली। अदरवाइज जब मैं आई थी यहाँ पर तब मैं मेरठ में रिसर्च कर रही थी यूनिवर्सिटी कैंपस में। तो तब हालांकि मैं मुजफ्फरनगर पहली बार आई थी, मैंने उससे पहले कभी देखा भी नहीं था। तो मुझे लगता था कि मैं मेरठ में ही जॉब कर सकती हूँ, वहीं पे मुझे मिल जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा कैरियर में ठीक ठाक थे। लेकिन पेरेंट्स को लगता था कि नहीं, डीएवी कॉलेज अच्छा कॉलेज है, तो इसलिए उसको छोड़ना नहीं है यदि वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है तो। इसलिए मैंने यहाँ ज्वाइन किया था पेरेंट्स के कहने पर। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा वाकई में अच्छा कॉलेज क्या होता है, और यहाँ की जो मैनेजमेंट है बड़ा नॉन इंटरफेयरिंग हमेशा रहा है। स्टाफ को हमेशा, प्रिंसिपल्स को, स्टाफ को, सबको बहुत सपोर्ट किया है जितनी, और साथ में पढ़ने पढ़ाने का माहौल इतना अच्छा रहा है। जो भी प्रिंसिपल्स रहे हैं, हमने डॉक्टर बी के त्यागी जी के समय में ज्वाइन किया था, तो पढ़ने पढ़ाने का माहौल इतना अच्छा रहा है। हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड होते थे डॉक्टर एस.एन. गौड़ जी। तो हमारी जो कहना चाहिए कि जो वो हुई है यहाँ पर, एक तरफ ट्रेनिंग हुई है डॉक्टर एस.एन. गौड़ जी के नेतृत्व में हुई है। तो इतना अच्छा उनके वो रहे, सही, उनकी विभाग में सहयोग भी पूरा मिलता था। लेकिन कार्य जो होती यहाँ की प्रणाली थी, तरह से मेथोडोलॉजी थी कार्य करने की। फिजिक्स डिपार्टमेंट अपने आप में एक विशेष पहचान रखता है महाविद्यालय में। तो उन्हीं की ट्रेनिंग थी शायद कि हम लोग बहुत अच्छे से काम करने की आदत रही, लंबा ड्यूरेशन तक भी, और किसी काम से घबराना नहीं। यहाँ पर मैं आकर यदि कुछ चीज़ें ठीक कर पाने में सक्षम हुई हूँ, तो शायद फिजिक्स डिपार्टमेंट में चूँकि हर चीज़ का एक्सपोजर था, वही मुझे काम आया एक शिक्षक के तौर पे। आपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, क्या सपने थे जब आप थोड़ा संभले, आपने सोचने की आप में नॉलेज आई कि क्या बनना था? डॉक्टर, आजकल के बच्चे हैं डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई फौजी बनना चाहते हैं, कोई कुछ, आपका क्या था? हाँ, मैं डॉक्टर तो नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सी पढ़ने की बात होती थी अच्छा। डॉक्टर बनने के लिए। तो मैंने कभी डॉक्टर बनने का सपना तो नहीं देखा। लेकिन हाँ, मैं इंजीनियर बनने का भी नहीं चाहा मैंने। लेकिन हाँ, मैं किसी कॉर्पोरेट जॉब में ज़रूर जाना चाहती थी। लेकिन मेरी मदर ने कहा कि नहीं, टीचिंग जॉब सबसे अच्छा होता है स्टूडेंट्स, लड़कियों के लिए। उसमें फैमिली और वो दोनों चीज़ें देख पाती हैं। तो मैं अपने पेरेंट्स को बहुत क्रेडिट देती हूँ अपनी लाइफ को बनाने के लिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में जो कुछ अच्छा कर पाई, उन्हीं की वजह से कर पाई, उन्हीं के संस्कार थे। तो उन्हीं की बात मानते हुए मैंने उस तरफ अपना मन बना लिया कि एमएससी के बाद मैंने एमफिल और पीएचडी करने की तरफ ध्यान दिया। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें, और धीरे धीरे एहसास हुआ कि टीचिंग से तो अच्छा जॉब है ही नहीं कोई। इतनी सारी लाइफ पे इम्पैक्ट छोड़ने को मिलता है आपको, और सब लोग मन से आपको याद करते हैं। तो वाकई में टीचिंग नोबल प्रोफेशन है। अच्छा, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा जीरो से यहाँ तक आने के लिए? सबसे बड़ा तो मुश्किल यही होती है कि डिसिप्लिन रहना पड़ता है। हमारे तो घर में चूँकि डिसिप्लिन का माहौल था शुरू से ही, तो इसलिए मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई बाद में भी लाइफ में, क्योंकि हमें आदत थी शुरू से ही उसमें रहने की, व्यवस्थित रहने की, डिसिप्लिन रहने की, समय के साथ में। मतलब हम ऐसा नहीं कि सारे साल पढ़ते थे उसी प्रकार से, एग्ज़ाम्स के डेज में बल्कि कम पढ़ते थे और डेली ज़्यादा पढ़ते थे। तो हमें तो आदत इसी प्रकार की बनी हुई थी, तो हमें ऐसी दिक्कत नहीं हुई। हम रोज़ाना उतनी ही मेहनत करने के आदी रहे हैं, तो वो भी पेरेंट्स की वजह से ही रहे हैं। आज तक भी जैसे बचपन में मेहनत करते थे, आज तक भी वैसी ही मेहनत चल रही है, लेकिन हमें उसी को एंजॉय करते हैं। हम उसमें परेशानी नहीं मानते कि भाई मेहनत करनी पड़ रही है। इंसान जितनी मेहनत करता है उतना ज़्यादा एक्टिव रहता है, फिट रहता है, मेंटली भी, फिजिकली भी। अच्छा, आपके कोई स्कूल की कोई ऐसी छात्रा जो आपसे इंस्पायर हुई हो और बहुत आगे गई हो, कोई यूपीएससी क्लियर की हो किसी ने, या कोई बड़े पद पे पहुंची हो? देखिए, मैं साइंस की टीचर रही हूँ, फिजिक्स पढ़ाती रही हूँ। तो यूपीएससी का तो मुझे किसी बच्चे का ध्यान नहीं पड़ता है, लेकिन आईआईटीज़ वगैरह में बहुत सारे बच्चे गए हैं।
तो वो सब लोग जब कहते हैं कि मैम आपकी वजह से हम ये कर पाए, एक बच्ची है अभी वो यूएस में है, वो जब आई थी तो बीएससी फर्स्ट में जब से पढ़ाया होगा तो कहती मैम आपकी वजह से हमारे पूरी फैमिली का वो बन गया, क्योंकि आपकी वजह से मेरे भाई बहन पढ़े, मेरी आपकी वजह से मैंने सीखा, मेरी वजह से मेरे भाई बहनों ने, और हम सब लोग इतना अच्छा कर पाए तो आपकी वजह से। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो बच्चों के ऊपर है। टीचर तो देखो सबको बराबर ही पढ़ाता है, कौन बच्चा किस तरह से लेता है। ये तो मैं बीएससी वाले बच्चे की बात बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पीजी वाले भी बहुत सारे हैं। अच्छा मैडम, हमारे देश में बात होती है इक्वलिटी की, जेंडर इक्वलिटी की। आप लोग देखते भी होंगे, लोग बहुत प्रचार प्रसार भी करते हैं इस चीज़ का, सरकार भी चलाती है वुमेन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि पेरेंट्स बेटे को तो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते। 10वीं पास करा दी कि चल भाई तूने बहुत पढ़ लिया, अब तुम्हारी शादी कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पहले थोड़ा सा मानते थे इस तरह की बातें, आज के समय में तो मुझे लगता है बेटियों को ज़्यादा दिया जा रहा है वरीयता बेटों के ऊपर। हमने तो खुद अपनी लाइफ में यही देखा है कि हम, मेरे 2 भाई हैं तो कि फादर ने मतलब बेटी को ज़्यादा वो दिया हमेशा ही, और उसके मतलब कुछ वजह भी होती भी है, थोड़ा सा नेचुरल भी होता है। लेकिन ये जो होती हैं कुछ चीज़ें, पहले तो थोड़ा जल्दी शादी करने की सोचते भी थे लोग, अब तो ज़माना बदल गया है, बहुत कुछ चेंज आ गया है। तो अब तो जल्दी शादी करने की नहीं सोचते लड़कियों की भी, बल्कि अब तो लड़कियां जब कैरियर ओरिएंटेड हो जाती हैं तो वो कई बार ज़्यादा डिले कर देती हैं। तो दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है एक्चुअली। प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, दोनों में यदि बैलेंस बना के चलेंगे तो अच्छा रहेगा सोसाइटी के लिए और पर्सनली भी। ज़्यादा भी फ्रीडम के चक्कर में हम लोग अपनी कई बार ये सोचते हैं हम क्यों चक्कर में पड़े, शादी करने के बच्चे ऐसे भी कई बार सोचने लग जाते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं उसका एजुकेशन के प्रचार प्रसार के कारण, और सबसे बड़ा वेपन भी हमारी एजुकेशन ही है जो इन चीज़ों को सुधार सकती है। लेकिन हम एजुकेशन देने के साथ में, हम लोग पढ़ने लिखने के साथ में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुतर्क भी करने लग जाते हैं, तो वो मैं ठीक नहीं मानती हूँ समाज के लिए। कि हमें ये ज़रूर समझना होगा कि हम अपने जब ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना तो उसमें ऐसे तर्क देने लग जाते हैं कि जो सिर्फ हमारी सोच के अनुसार होते हैं, हम उसमें दूसरों की बातों को, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को इंक्लूड नहीं करना चाहते, उसको रेस्पेक्ट नहीं करना चाहते। सब अभिव्यक्ति की आज़ादी मांगते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी या हमारी आज़ादी वहाँ तक है जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं हो रही है। हम किसी प्लेटफॉर्म पर ऐसी बात कह रहे हैं जो हमारे विचार रखने की देती है, तो यदि कहें हम खाली ये मेरे विचार हैं तो बात ठीक है, लेकिन यदि हम ये ऐसा ही है ऐसी बात बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये अपनी तो बात कह रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड होना है ये। जी। अपनी बात रखिए लेकिन दूसरे की बात भी सुनिए, तभी है वो हो सकता है। अच्छा मैम, अभी 2-4 दिन पहले यूपी गवर्नमेंट ने घोषणा की है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, कि जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली हम उनको छात्रवृत्ति देंगे। तो आपके स्कूल में भी कुछ इस तरह का है, कुछ इम्प्लीमेंट हुआ, कुछ बच्चों को मिला? जो भी शासन से आदेश आते हैं महाविद्यालय में वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं, तुरंत उन पे एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि मुझे तो एडेड कॉलेज है, सब चीज़ें उसी प्रकार से बिल्कुल। और फिर स्टाफ भी हमारा नॉन टीचिंग के साथ साथ, टीचिंग की वजह से तो नाम है ही कॉलेज का, लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ भी यहाँ का इतना अच्छा है कि हर चीज़ को पहले से पहले ही ध्यान रखता है, और बिल्कुल उसी प्रकार से क्वालिटी जो है हर चीज़ की ही अच्छी है। किसी काम में आप लापरवाही नहीं देखेंगे यहाँ पर, इसीलिए महाविद्यालय का नाम है कि बहुत अच्छे से चलने का। किसी तरह की कोई कभी, जितने समय पे हमने देखा है, कभी नहीं देखा, 37 ईयर्स लगभग होने जा रहे हैं मुझे, जनवरी में 37 ईयर्स हो जाएंगे, कि कभी महाविद्यालय में किसी प्रकार की कोई लापरवाही हुई हो किसी भी स्तर पर, ना क्लास 4 के, ना क्लास 3 के, ना टीचर्स के, ना प्रिंसिपल के, ना मैनेजमेंट के। सभी स्टेक होल्डर अपनी अपनी पूरा दायित्व बहुत अच्छी प्रकार से निर्वहन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मैडम, हमारे दृष्टि से एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे तो महाविद्यालय में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसके अलावा भी कोई आप समाज में कोई ऐसा कार्य करते हैं, कोई किसी की मदद की, गरीब की, या किसी तरह का कोई इस तरह के कोई आपका संगठन से जुड़े हो जो मतलब हेल्पलेस लोगों की मदद करते हो, इस तरह का संगठन? देखिए ये जो होता है ना, ये हेल्प करने वाली बात होती है, ये तो ह्यूमन नेचर का पार्ट होता है, ज़रूर ही रहेगा। और मैं पहले एक बार किसी संस्था से जुड़ी थी, सोशल संस्था से, यहाँ पर सामाजिक संस्था से,
लेकिन मुझे वहाँ जाके भी ऐसा लगा कि टीचर जो जो चीज़ें सामाजिक संस्थाएं कर रही हैं, टीचर तो वो खुद ही अपने उसमें कर रहा होता है। तो इसलिए टीचर को किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके पास तो करने को, और बल्कि जो चीज़ें हम अपना सामाजिक सेवा वाला जो है वो अपने स्टूडेंट्स के बीच में रहकर उनको गाइडेंस देकर मार्गदर्शन करके कर सकते हैं, वो सबसे अच्छी समाज सेवा है। और जो हमारी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हम दूसरे विद्यालयों के बच्चों को भी जो मार्गदर्शन चाहते हैं, दूसरे विद्यालय भी बुलाते हैं, दूसरे कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाते हैं, तो वो कोई रेमुनेटिव जॉब नहीं होता है, हर चीज़ रेमुनेशन के लिए नहीं होती है। तो अपने विद्यार्थियों को अपने टीचिंग आवर्स के अलावा समय निकालकर उनको मार्गदर्शन देना, दूसरे विद्यालयों में जाना, कॉलेजेस में जाना, वहाँ पर जो आवश्यकता होती है वो करना, अपना जो हमारा शेड्यूल है उसके अलावा समय देकर महाविद्यालय के लिए या सोसाइटी के लिए जो भी काम करना, वो सब चीज़ें शासन प्रशासन भी कुछ जिम्मेदारियां कई बार उसमें हमारे सहयोग मांगते हैं, तो वो भी दिया जाता है। लेकिन जही बात ये कि ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए, तो वो तो देखिए जो एक प्रकार का दान है, और दान तो जो है वो बताया नहीं जाके नहीं किया जाता, लेकिन हर स्तर पर हमेशा किया जाना भी चाहिए और किया भी जाता है, क्योंकि उसको यदि बता दिया तो फिर वो दान नहीं रहा, फिर तो उसके बदले में हमने अपना गुणगान करवाने की, अपने लिए यश पाने की चाह कर लीजिए। तो वो इसलिए मुझे लगता है करना ज़रूर चाहिए, हर किसी के हेल्प भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसको गाना नहीं चाहिए। अच्छा मैडम, लास्ट में आप देश की, अपने ज़िले की और अपने कॉलेज की जो छात्राएं हैं, कई छात्राएं वंचित भी हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहूँगी कि जब आपने सोचा है पढ़ने का या कुछ भी करने का, तो काम कोई छोटा नहीं होता। जो बच्चे हमारे यहाँ से भी जैसे एमएससी करने के बाद में, या कई बार एक दो बच्चे ऐसे भी मुझे कई बार लाइफ में याद करती हूँ कि बहुत होनहार छात्र थे, और वो कहीं जाती तो किसी यूनिवर्सिटी में, किसी आईआईटी में प्रोफेसर होती, इतना डिज़र्व करती थी। जब उन्होंने एमएससी प्रीवियस के बाद ही यदि वो चली जाती है ठीक उसमें प्राथमिक उसमें चली गई, जॉब में चली गई गवर्नमेंट के चक्कर में, तो मुझे लगता है काम कोई छोटा तो नहीं होता, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हर बच्चे को मुश्किलों से या हालात से बहुत ज़्यादा समझौता तब तक नहीं करना चाहिए जब तक बिल्कुल ऐसा लगे कि भाई अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सपने ऊंचे देखने की कोशिश करनी चाहिए, और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको साकार करने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए थोड़ा मुश्किल दौर से निकलना पड़े, तो बिना कंफर्ट जोन से बाहर आए सफलताएं नहीं मिलती। यदि हम कोई सी चीज़ को करना चाहते हैं अच्छा, तो आराम भी पूरी तरह से लेते रहें और अच्छा भी करते रहें, दोनों बातें नहीं हो सकती। आपको अपनी कंफर्ट जोन से थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो लेना पड़ेगा, वो मेहनत करना इसे कह लीजिए या अनुशासन में करना कह लीजिए, कि भाई नींद भी कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, रेस्ट भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी, वर्क लाइफ बैलेंस भी बना के रखना है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा टफ तो वो स्वीकार करना पड़ता है लाइफ स्टाइल। चलिए मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज 28 भारत में रूबेरू कार्यक्रम में ये थी डीएवी कॉलेज की प्रिंसिपल गरिमा जैन जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। न्यूज 28 से